रण में से जीतना है, वो वाला कौशल। अब हमारे लिए रण क्या है आप लोग जानते हैं, कोडिंग है। सो आज से शुरू कर रहे हैं सी शार्प का बेसिक। अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको पूरा उसका कोर्स सिलेबस क्या था वो डिस्कस किया था, और अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ सी शार्प बेसिक। कि मुझे एक्चुअली सी शार्प यहाँ से शुरू होगी, और मन लगा के सीखिएगा। और मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत मन लगा के सीखेंगे और हमसे अच्छे डेवलपर बन भी जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत कर लेते हैं कि सी शार्प, ये जो बेसिक डिफिनीशंस हैं पहले मैं इनको कवर कर लेता हूँ कि एक्चुअली सी शार्प है क्या। सी शार्प इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। अब सी शार्प जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया है। दैट्स रन ऑन डॉट नेट फ्रेमवर्क। ये डॉट नेट फ्रेमवर्क रन करती है। ठीक है, मतलब सी शार्प एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की है, और ये एक डॉट नेट फ्रेमवर्क पर रन करती है। सी शार्प इज यूज टू डेवलप वेब एप्स, डेस्कटॉप एप्स, मोबाइल एप्स, गेम्स एंड मच मोर। सी शार्प एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है जिससे के थ्रू हम बहुत सारे एप्लीकेशंस बना सकते हैं, जैसे कि वेब एप्स मतलब वेबसाइट बनाना, और आपके कॉमर्स वेबसाइट्स हो गई ये डेवलप करना। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस जैसे कि VLC मीडिया प्लेयर है, लाइक दिस, इस टाइप के एप्लीकेशंस बनाना। मोबाइल एप्लीकेशंस जो मोबाइल में एप्लीकेशंस रन करते हैं उस टाइप के एप्लीकेशंस बनाना। गेम्स आप लोगों ने खेला भी होगा, सुना भी होगा, फ्री फायर, पबजी, बहुत सारे गेम हैं। आज की इंडस्ट्री में गेमों से भरी पड़ी है, और बच्चे बच्चे तो बच्चे, यहाँ पर बड़े बड़े लोग भी गेम को एंजॉय करते हैं, जैसे कि पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, और और भी ज़्यादा बहुत सारे गेम आ गए हैं इंडस्ट्री में। तो ठीक है, अब एक्चुअली इन गेमों को और ये जो एप्लीकेशंस हैं इनको डेवलप करने का काम कौन वही करता है, ये हम लोग करते हैं। खेलते तो वो लोग हैं, लेकिन काम डेवलप कौन करता है, हम लोग करते हैं। ठीक है, वही चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। मैं प्रोजेक्ट में आप लोगों को डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन और गेम आल्सो कैसे डेवलप किए जाते हैं, सारे के सारे प्रोजेक्ट आपको लाइव करके दिखाऊंगा। ओके, ठीक है, तो शुरू करते हैं और स्टार्ट लर्निंग सी शार्प नाउ। जस्ट गो टू एंड यस, अब हम पढ़ लेते हैं कि इंट्रोडक्शन सी शार्प का। सी शार्प एक्चुअली क्या है। सी शार्प इज प्रोनाउंस्ड एज सी शार्प। सी शार्प को प्रोनाउंस एज सी शार्प कहा जाता है, और ये सी हैज़ के नाम से एक्चुअली फेमस है, और इसको सी शार्प के नाम से प्रोनाउंस किया जाता है। इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज created by Microsoft that's run on .NET framework. C Sharp has roots from the C family. मतलब C Sharp एक्चुअली डेवलप कहाँ से, वो रूट क्या है C Sharp का। C Sharp का रूट जो है वो C फैमिली से है। C प्लस प्लस, पहले C आया, देन C प्लस प्लस, देन C Sharp। ओके, and the language is close to other popular languages like C++ and Java. ये सी शार्प जो है वो बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है, और C++ के थ्रू हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाते थे, और हमें जैसे कि एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन बनाना था, तो हम ज़्यादा रिच से नहीं बना पाते थे,
और इसलिए मैं माइक्रोसॉफ्ट ने एक सी शार्प लैंग्वेज डेवलप की, जिसके थ्रू हम ऑल टाइप ऑफ एप्लीकेशन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम द सी शार्प. तो दिस इज़ अ वेरी वेरी good language for the all applications. The okay, or Java is also very good language. The first version was released in year 2002. जो सी शार्प का फर्स्ट वर्जन था, वो जो सी शार्प रिलीज हुई थी वो 2002 में ये फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ था. द लेटेस्ट वर्जन सी शार्प इज 8. इस टाइम लेटेस्ट वर्जन जो है वो 8 चल रहा है. was released in September 2019. ये 2019 में रिलीज हुआ था. और दोस्तों आप नोट्स बनाते चलिए. एक्चुअली अगर नोट्स आपको बनाना नहीं है तो आप मैं बता दूंगा, इसको आप W3 को आप रेफ़र कर लीजिए. इसके थ्रू ही आप यहाँ पर क्या है कि जो भी बंदा बेसिक जानना चाहता है इस हिसाब को, शुरू से पढ़ना चाहता है, एक्चुअली पॉइंट टू पॉइंट उसको हर एक चीज़ जाननी है, तो वो इसको रेफ़र कर सकता है W3 स्कूल को. वहाँ पर अच्छे से शुरुआत बेसिक अच्छे से दिए गए हैं और उसमें हम बहुत सारा कुछ सीख सकते हैं. तो हमारे सबसे पहले क्या है कि बेसिक बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, देन हम बहुत बड़ी इमारत खड़ी कर सकते हैं. इस व्याप से मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो इसको रेफ़र कर लीजिए. ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और अच्छा नहीं बोलूँगा, बहुत ही अच्छा बोलूँगा, क्योंकि ये भी बिगिनर के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा. इसमें एक्चुअली क्या है कि प्रॉब्लम भी देते हैं और उसका सलूशन भी आप इससे पूछते हैं कि भाई सॉल्व कीजिए, और उसको ट्राई भी कीजिए. अगर आपका आंसर सही हुआ तो करेक्ट देगा, अदरवाइज आपसे कहेगा कि इनकरेक्ट. तो यहाँ पर हम अपने स्किल को और भी इन्हांस कर सकते हैं और भी डेवलप कर सकते हैं. ओके, तो सी शार्प इज़ यूज्ड फॉर, मतलब सी शार्प को यूज़ करते हैं किस में? मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, वेब सर्विसेज, वेबसाइट्स, गेम्स, VR, database applications and much more. And it means मतलब गेम्स भी बना सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं. ये तो सब मैं आपको पहले ही से ही बता चुका हूँ कि भाई बहुत अच्छी लैंग्वेज है. अगर आप इसको लर्न करना चाहते हो तो ये मान के चलिए भाई आप बहुत बड़े डेवलपर बन जाएंगे भाई, आप पूछे जाएंगे, सच्ची में बता रहा हूँ. इसकी बहुत डिमांड है. वाई यूज सी शार्प, मतलब सी शार्प मुझे क्यों यूज़ करनी चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सी शार्प हम क्यों पढ़ें. भाई क्या ज़रूरत है, और भी लैंग्वेजेस हैं, सी शार्प ही क्यों पढ़ें? इसका भी मैं जान लेता हूँ कि क्या आंसर है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. ये बोलते हैं कि ये इतनी मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. कहाँ पर? नॉट इन इंडिया, इन द होल वर्ल्ड. मतलब पूरे संसार में सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज कौन सी है? सी शार्प. इट इज़ ईजी टू लर्न एंड सिंपल टू यूज़. इनका मतलब है कि इसको हम आसानी से सीख सकते हैं और आसानी से इसको हम यूज़ भी कर सकते हैं. जैसे गेम बनाना है तो इजी वे में गेम बना सकते हैं. जस्ट सम टाइम राइट डाउन द कोड्स ऑफ द गेम एंड माई गेम इज़ क्रिएटेड. ओके, तो हम लोगों को यहाँ पर बेसिक से जानना है. सी शार्प इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बार बार आता है, इसका मतलब समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब ये है कि मैं कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ. जैसे कि कोई भी क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आप हो, आपका कोई एक की पॉइंट है, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, ठीक है, आपकी आइडेंटिटी हो गई वो. तो इसी तरीके से ये एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं. मतलब एक, जैसे कि हम लोग हैं, हमारा ऑब्जेक्ट एक बन गया, तो उस ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस वेरिएबल्स, ये जस्ट रेफरेंस वेरिएबल लेते हैं और कहीं पे भी पुट करते हैं, और उसके जो भी एट्रीब्यूट्स हैं या मेथड्स हैं उनको कॉल कर लेते हैं. जैसे कि
हमें हमारे एट्रीब्यूट मुझे जानने हैं कि भाई इसका नाम क्या है, डॉट गेट नेम, रेफरेंस वेरिएबल, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल डॉट गेट नेम। तो आपको उस नेम पता चल जाएगा कि भाई इस बंदे का, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है। और डॉट, अगर डॉट करके मैं इसकी अगर फंक्शनैलिटी जानना चाहता हूँ, भाई ये बंदा करता क्या है, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, तो हम डॉट उसका फंक्शनैलिटी चेक कर सकते हैं कि वो एक्चुअली करता क्या है, मतलब उसकी एजुकेशन क्या है। तो वहाँ पर जैसे एजुकेशन में डाल के रखा है कि जावा डेवलपर है या साइंटिस्ट हैं या प्रोफेसर हैं, कुछ भी जो भी मैं होगा, तो वो बस रेफरेंस वेरिएबल डॉट मेथड का नाम, जैसे कि प्रोफेशन, प्रोफेशन हमारा आ जाएगा एज अ सी शॉप इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लाइक दैट। तो इससे हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, मतलब हमारे हाथ में एक कंट्रोल करने की आ जाती है ऑब्जेक्ट बनाने से। बस जस्ट यूज द रेफरेंस वेरिएबल एंड टेक द इंफॉर्मेशन अबाउट द होल ऑब्जेक्ट। ओके, एज सी शार्प इज क्लोज टू सी प्लस प्लस एंड जावा। ये बोलते हैं कि सी शार्प जो है वो सी शार्प, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस एंड जावा की बिल्कुल क्लोजली है। इट मेक्स इजी फॉर प्रोग्रामर्स टू स्विच टू सी शार्प और वाइस वर्सा। मतलब सी शार्प से यदि मैं सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस से, जैसे मेरे पास पहले हमारी बेसिक बिल्डिंग सी होती है, तो सी लैंग्वेज से सी प्लस प्लस में आते हैं। अगर सी प्लस प्लस से मैं स्विच करना चाहता हूँ सी शार्प, तो बहुत ही आसानी से आप प्रोग्रामर बन सकते हैं सी शार्प में। और क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस ही जैसे हैं। तो हम अब नेक्स्ट जान लेते हैं कि इसमें क्या एक्चुअली क्या होता है कि दिस ट्यूटोरियल विल टीच यू बेसिक सी शार्प, इट इज़ नेसेसरी टू हैव प्रायर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस। ओके, मतलब आपने सी प्लस प्लस पे बहुत सारा काम किया होगा, तो यहाँ पर आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा कि सी शार्प में आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा, कि अच्छा लगेगा कि हमने पहले से ये लैंग्वेज पे काम करके रखा है, ऐसा फील होगा। तो बिल्कुल रिलेटेड है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी एट ऑल। अब हम लोग जान लेते हैं कि सी शार्प आई डी ई क्या होता है। आई क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। द easiest way to get started with C sharp is to use an IDE। सी शार्प को ईजीएस्ट वे से स्टार्ट कर सकते हैं, और किसको यूज़ करके, IDE को, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। IDE क्या होता है, फुल फॉर्म इसका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। एन IDE इज यूज्ड टू एडिट एंड कंपाइल कोड। मतलब IDE क्या क्या काम करता है, एडिट करता है। एडिट मतलब जैसे कि मैं कोड लिखता हूँ, कोड एक IDE पर लिखा जाता है, और उसको कंपाइल भी कौन करता है, IDE ही करता है। रन भी कौन करता है, IDE करता है, उसके थ्रू ही किया जाता है। तो IDE क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मुझे कोई दूसरे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं, वहाँ दूसरी फाइल में जाने की ज़रूरत नहीं कि वहाँ से जाके रन करूँ। लेकिन इसमें क्या है कि सारे के सारी फंक्शनैलिटी हमारे एक IDE में होती हैं, जिसके थ्रू हम कंपाइल भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और रन भी कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को, कि मैंने क्या डेवलप किया है उसका सारा आउटपुट आपको आपके स्क्रीन पर मिल जाएगा कंसोल पर। कंसोल पर जैसे भी चाहें, कंसोल पर चाहें या क्या बोलते हैं, जैसा भी एप्लीकेशन आप बनाना चाहें, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाना चाहें, ग्राफिक्स एप्लीकेशन बनाना चाहें, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जैसे बोलते हैं उसके थ्रू बनाना चाहें, CLI के थ्रू बनाना चाहें, जैसा भी आप एप्लीकेशन बनाना चाहें वो IDE के थ्रू हम बना सकते हैं। अब हम लोग करते क्या हैं, हाँ, अगर हम लोग IDE अगर हमने अभी तक इंस्टॉल नहीं की है,
विजुअल विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी वर्जन आपको डाउनलोड करना है। कहाँ से? ये लिंक दिया गया, ये जो लिंक आपको दिख रहा है, इस लिंक पे जाइए और यहाँ से विजुअल स्टूडियो का कम्युनिटी वर्जन आप डाउनलोड कर लीजिए अपने डेस्कटॉप में और उसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको एक डॉट नेट फ्रेमवर्क के नाम से एक सिलेक्शन आएगा, तो उसको डॉट नेट फ्रेमवर्क के नाम से सेलेक्ट कर लेना होगा और आपको एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने को दिया जाएगा। नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है और जैसा भी आप एप्लीकेशन बनाना चाहें, जैसा भी, जैसे कि आपको कंसोल एप्लीकेशन बनाना है, जैसे कि हमें क्या होता है कि काली, जो आपने देखी होगी कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो काली काली, तो उस पर हमें अगर जैसे कि प्रिंट सिर्फ चेक करना है, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बनाना है, जैसे कि एटीएम वगैरह होते हैं, तो हमें क्या करना है, तो हमें वो बस वहाँ पर जाके अपनी जो हमारी डॉट नेट फ्रेमवर्क है उस पर हमें सारा कुछ CLI के थ्रू मिल जाता है और CLI वहाँ पर बना, हमें ऑप्शन मिलता है कि किस टाइप का एप्लीकेशन बनाना है। जिस टाइप का आपको एप्लीकेशन बनाना है उस टाइप का एप्लीकेशन आप चूज़ कर लीजिए और देन आप देखेंगे कि आपको एक इन्वायरमेंट मिल जाएगा जहाँ पर आपका एडिटर होगा और वहाँ पर आप कोड लिख करके रन कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है ये सब करने में तो एक बार मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मैं इसको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब इंस्टॉल करके रखा है। ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये सब हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो यदि आप लोगों को किसी प्रकार का इशू आ रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट बेझिझक कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ये डाउनलोड करके दिखाऊंगा कि कैसे होता है एक्चुअली। ठीक है, तो एप्लीकेशन रिटन इन सी शॉप, एप्लीकेशंस रिटन इन सी शार्प यूज द डॉट नेट फ्रेमवर्क, मतलब एप्लीकेशन जो है वो किस में लिखा जाता है? सी शार्प लैंग्वेज में। किस पर? डॉट नेट फ्रेमवर्क पर। ओके, डॉट नेट फ्रेमवर्क पर सी शार्प का एप्लीकेशन लिखा जाता है। सो इट मैक्स सेंस टू यूज़ विजुअल स्टूडियो। इसके लिए मुझे क्या डाउनलोड करना पड़ेगा? विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करना पड़ेगा डॉट नेट फ्रेमवर्क पर सी शार्प का कोड रन कराने के लिए। डॉट नेट फ्रेमवर्क आप जानते नहीं हैं कि डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप लोग नहीं जानते हैं या जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। डॉट नेट फ्रेमवर्क एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है जिस पर मल्टीपल 60+ लैंग्वेजेस रन कर सकती हैं। आप सोचिए, 60+ लैंग्वेजेस, 60+ लैंग्वेज का मतलब है कि कितने सारे कंपाइलर्स लगे होंगे। मतलब बहुत बड़ा ही ये सॉफ्टवेयर है, ये विजुअल बेसिक, बहुत विजुअल स्टूडियो बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर है एज द, और तो हम इस पर 60 से ज़्यादा लैंग्वेजेस को रन कर सकते हैं। एज द प्रोग्राम द फ्रेमवर्क एंड लैंग्वेज आर ऑल क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, मतलब ये जो सारा है लैंग्वेज और ये डॉट नेट फ्रेमवर्क विजुअल स्टूडियो, ये सारा का सारा डिजाइन किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। माइक्रोसॉफ्ट, इसके वही को फाउंडर कौन है? यदि नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके फाउंडर हैं बिल गेट्स। ओके, ठीक है। अब सी शार्प को इंस्टॉल कैसे करेंगे ये सारा आपको यहाँ पर दे के रखा है। इंस्टॉल कैसे करेंगे सारा देखिए। वंस द विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर इज डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड, यदि आपका विजुअल स्टूडियो डाउनलोड हो जाता है और इंस्टॉल भी हो जाता है तो हम क्या करेंगे? चूज द डॉट नेट वर्कलोड। डॉट नेट वर्कलोड को, ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, डॉट नेट वर्कलोड को आप चूज कीजिए एंड क्लिक ऑन द मॉडिफाई इंस्टॉल बटन, और मॉडिफाई इंस्टॉल बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए मॉडिफाई लिखा हुआ है, इंस्टॉल, डाउनलोडिंग। यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते नहीं, बढ़ेंगे ही। आफ्टर द इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट क्लिक ऑन द लॉन्च, मतलब जब हमारा इंस्टॉलेशन सारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? क्लिक ऑन द लॉन्च, मतलब एक हमारे पास एक लॉन्च बटन आएगा, उस पर हमें क्लिक करना है।
टू गेट स्टार्टेड विद विजुअल स्टूडियो, तो हमारा विजुअल स्टूडियो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर हम ऑन द स्टार्ट विंडो चूज क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर एक हम न्यू प्रोजेक्ट चूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पर इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ एक विंडो खुल के आएगी, उसमें कुछ नेसेसरी चीज़ें होंगी, जैसे कि प्रोजेक्ट का नाम और क्या जो भी होगा, प्रोजेक्ट का नाम हो गया, लैंग्वेज होगी और ब्लैंक सॉल्यूशन हो गया। तो सारी चीज़ें वहाँ पर मुझे बस प्रोजेक्ट का नाम लिखना है और आगे बढ़ जाना है। जो भी आपका प्रोजेक्ट हो, गेम बना रहे हैं तो गेम का नए, फिर यहाँ पर मुझे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, ये दोबारा से मतलब यहाँ पर ये क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर दे रहे हैं कि यहाँ पर जो भी आप अपना चूज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर किस टाइप का प्रोजेक्ट चाहिए उन्होंने अभी वहाँ से नाम दिलवाया। अब इस पूछ रहे हैं कि किस टाइप का, कंसोल का, किस टाइप का, विजुअल बेसिक का, किस टाइप का आप करना चाहते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ आप इसको कर लीजिए। आपको टेस्टिंग के लिए, टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कंसोल ऐप को .NET कोर, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका कॉन्फ़िगर योर न्यू प्रोजेक्ट, आपका जो प्रोजेक्ट है वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट का नाम मिलेगा, यहाँ पर लोकेशन मिलेगी। अब ये लोकेशन अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ब्राउज़ का, तो उसको ब्राउज़ करके अपने हिसाब से अपने जिस लोकेशन पर आप इस प्रोजेक्ट को रखना चाहते हैं उस लोकेशन पर आप वो लोकेशन आप सेलेक्ट कर लीजिए। आपका प्रोजेक्ट उसी लोकेशन पर जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। सोल्यूशन नेम सेम एज अ प्रोजेक्ट नेम, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। यदि हम प्रोजेक्ट नेम सेम एज अ सोल्यूशन नेम, बट सोल्यूशन नेम को अगर हम चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ये अप टू अस होता है। तो यहाँ पर हम जैसे ही क्रिएट करेंगे तो हमारे पास ये देखिए विंडो खुल के आ जाएगी, विजुअल स्टूडियो विल ऑटोमेटिकली जनरेट सम कोड्स फॉर योर प्रोजेक्ट। मतलब एक जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है उस प्रोजेक्ट का, मतलब हमारे क्लास का, तो वो पूरा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक खुल के आ जाता है। जिसमें क्या हम देखिए ये बेसिक, हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक लिखा हुआ है, या जो प्रोटोटाइप है, यूजिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें देखो मैं बता चुका हूँ। दोबारा से एक बार और देख लेते हैं कि यूजिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। और नेम स्पेस, जैसे कि एक फ़ोल्डर होता है, फ़ोल्डर में बहुत सारी क्लासेस रख सकते हैं, बहुत सारे फाइलें रख सकते हैं। ऐसे ही मैं बहुत सारी क्लासें इस नेम स्पेस हेलो वर्ल्ड के अंदर रख सकते हैं, बहुत सारी क्लासें बना सकते हैं इसके अंदर। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी क्लासें बन जाएंगी। और हमें ये जो जो हमारा ये लिखा हुआ है स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग ARGS, और ये जो ब्लॉक हमारा बना हुआ है मेन मेथड का, इस चीज़ को आप बिल्कुल भी रत्ती भर चेंज नहीं कीजिएगा। अगर ज़रा सा भी चेंज किया आपको एरर देगा, ये चिल्लाएगा कि यू आर डूइंग रॉन्ग। सो यहाँ पर बिल्कुल रत्ती भर चेंज नहीं करना है, बिल्कुल एज इट इज़ लिखना है, और आपको देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए द कोड शुड लुक समथिंग लाइक दिस, मतलब इस तरीके का कोड हमारा एक प्रोटोटाइप होता है। ठीक है, इसकी खूबसूरती ये है इस W3 वेबसाइट की, W3 स्कूल वेबसाइट की। यदि मैं इस कोड को रन करना चाहता हूँ विद द ऑनलाइन कंपाइलर, तो हम यहाँ से रन कर सकते हैं। जैसे ट्राई योर सेल्फ करें तो ये एक मुझे नया विंडो खोल के देगा और वहाँ पर मुझे रन करके दे देगा। ये देखिए जो भी हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पर हमारा लिख के आ जाता है। अगर मुझे नहीं यकीन हो रहा है कि भाई ये ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ प्रिंट कर दिया है बस लिख दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप रन करना चाहते हैं, दोबारा से उसका आउटपुट देखना चाहते हैं, तो आप इस पर, ये जो रन लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर आप क्लिक कीजिए, आपको दोबारा से ये रन करके
आउटपुट देगा। ये ऑनलाइन कंपाइलर है, ऑनलाइन हमारा काम करता है। तो ये देखिए दोबारा से आउटपुट आ चुका है। तो इस आप भी यहाँ पर कुछ भी अपडेट करना चाहें, जैसे कि आप यहाँ पर कुछ अपडेट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं अपना खुद का कुछ और कोड लिखना चाहता हूँ। 1 मिनट में आपको कुछ करके दिखाता हूँ, जिसके थ्रू आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी जागेगा और आप कर भी पाएंगे बहुत अच्छे से। हेलो वर्ल्ड की जगह पे मैं लिख लेता हूँ, कुछ भी लिख लेता हूँ। हेलो वर्ल्ड की जगह पे क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ, हेलो कौशलेंद्र। 1 मिनट। ठीक, हेलो कौशलेंद्र यादव। अब मुझे चेक करना है कि ये ऑनलाइन कंपाइलर हमारा सही से काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। तो हम एक बार इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। देखिए रन मैं करता हूँ और हमारा आउटपुट एज अ डिजायर्ड आउटपुट आना चाहिए। यहाँ पर हेलो वर्ल्ड भी आना चाहिए और हेलो कौशलेंद्र यादव भी आना चाहिए, दोनों आ गए। देखिए ग्रेट, यहाँ पर दोनों आ गए हैं, हेलो वर्ल्ड भी आ गया है और हेलो कौशलेंद्र यादव भी आ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा ये फंक्शनैलिटी बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। ओके, हम चलते हैं अपने विंडो पर, जहाँ पर हम लोगों को आगे उसके पढ़ना है कि आगे क्या है। और बिल्कुल आप परेशान मत होइए, मैं ये 1 to 1 पॉइंट बताने वाला हूँ। डोंट वरी, यहाँ पर देखो कुछ दे रहे हैं कि क्या डिबग के बारे में कुछ दे रहे हैं, पढ़ लेते हैं क्या है। डोंट वरी इफ यू आर डोंट अंडरस्टैंड द कोड अबव, वी विल डिस्कस इन द डिटेल इन लेटेस्ट चैप्टर। फॉर नाउ फोकस ऑन हाउ टू रन द कोड। इनका मतलब है कि आप बिल्कुल, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए और आपको आगे ये सब कुछ मैं ही समझा दूंगा। नहीं तो अगर वेबसाइट पे आप विजिट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या है कि इस कोड को एक प्रोटोटाइप तरीके से आपको बिल्कुल रट लेना है कि ये बिल्कुल ऐसे ही मुझे लिखना है, मतलब अपनी आईडीई में। जब भी हम आईडी पे काम करेंगे हमारे पास ये ऑलरेडी मैं लिखता हूँ, तो वहाँ पर मुझे लिखना ही पड़ता है। अभी प्रोटोटाइप मैं बता चुका हूँ कि एक लैंग्वेज होती है वो सेट ऑफ रूल्स होती है, मतलब रूल्स का कलेक्शन होता है। अगर उसके रूल के आप अगेंस्ट जाएंगे तो वहाँ पर क्या करता है, एरर देता है। अगर एरर देता है तो आप उस एप्लीकेशन को रन नहीं कर सकते हैं। आगे पढ़ लेते हैं। रन द प्रोग्राम बाई प्रेसिंग द F5 button on your keyboard on click on debug start debugging. This will compile and execute your code. The result will look something to this. मतलब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यदि हम प्रेस करेंगे क्या F5 अपने कीबोर्ड पर, अगर हम F5 को प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम रन करेगा। क्या करेगा, रन करेगा। और डिबग, क्लिक ऑन डिबग स्टार्ट डिबगिंग, मतलब अगर हम डिबग पे क्लिक करते हैं तो हमारा क्या करता है, ये आईडी डिबगिंग स्टार्ट कर देता है। डिबगिंग मतलब ये वो लूप होल्स ढूंढता है कि जहाँ पर हम इसे प्रॉब्लम आने वाली है, इन फ्यूचर में आएगी प्रॉब्लम या अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उस लूप होल को ढूंढेगा और वो आपको शो अप करेगा कि भाई इस लाइन में ये एरर आ रही है, आप देख लीजिए आपको क्या करना है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ बोला। और यहाँ पर मुझे एक मैसेज भी मिला है कि इन्होंने बिल्कुल इस तरीके से हेलो वर्ल्ड, मतलब ऊपर जो कोड है बिल्कुल ऐसे ही हमारी आईडीई पर ऐसे ही लिख के आता है। हेलो वर्ल्ड जो भी हमारा आउटपुट होगा पहले ऊपर लिखा होगा, उसके बाद सी यूज़र नेम, ये हमारी डायरेक्टरी का नाम होगा जहाँ पर हमारा प्रोग्राम रखा हुआ होता है।
ठीक है, इसके बारे में टेंशन मत लीजिए, ये तो बाई डिफ़ॉल्ट ये कंपाइलर भेजता ही है, ये बताता है कि इस यहाँ पर हमारा वो प्रोग्राम रखा हुआ है। ठीक है, आप उन्होंने एक मैसेज भी दिया है, कंग्रेचुलेशंस यू हैव नाउ रिटन एंड एग्जीक्यूट योर फर्स्ट सी शॉप प्रोग्राम। और अब आप अपना सी शार्प का प्रोग्राम रन कर सकते हैं इस कोड की मदद से। ओके, ये अपने W3 में बता रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग चल बढ़ते हैं सिंटैक्स की तरफ। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, आप कवर करते चलिए। सिंटैक्स, यहाँ पर सिंटैक्स है। सिंटैक्स बिल्कुल आपको एकदम डिट्टो याद होने चाहिए, बिल्कुल भी ज़रा सा भी उसमें गड़बड़ी ना हो। अगर सिंटैक्स अगर गड़बड़ा है, सिंटैक्स एरर आती है, तो उसमें तुरंत के तुरंत वो एरर रहता है कंपाइल ही टाइम पे। अगर ज़रा सा, क्योंकि वो चेक करेगा ये टाइप सेफ, एक तो टाइप सेफ है, उसके बाद अगर ज़रा सा भी सिंटैक्स आपने सेमी कॉलन वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, या कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया, या आपने स्मॉल ब्रैकेट्स नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, तुरंत आपको एरर देगा। तो हम सिंटैक्स पढ़ लेते हैं कि सिंटैक्स एक्चुअली है क्या, क्यों यूज़ करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी क्रिएटेड सी शॉप फाइल कॉल्ड program.cs। मतलब प्रोग्राम जो फाइल बनाई थी वो program.cs के नाम से फाइल बनाई थी। और इसकी जो भी सी शार्प है, तो सी एस के नाम से ही, जैसे कि हम लोग पहले क्या करते थे, सी लैंग्वेज को जब भी सेव करते थे, सी लैंग्वेज में जब भी हम सेव करते थे तो किस नाम से सेव करते थे, डॉट सी के नाम से। और जब सी प्लस प्लस पढ़ते थे तब सी पी पी के नाम से किसी उस फाइल को सेव करते थे। ऐसे ही इसमें है कि जब भी हम उस फाइल को सेव करेंगे तो किस नाम से सेव करेंगे, एक्सटेंशन हमारा क्या रहेगा, डॉट सी एस। ध्यान रखिएगा, डॉट सी एस के नाम से इसको हम सेव करेंगे। एंड बी यूज द फॉलोइंग कोड टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड टू द स्क्रीन। ये हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा स्क्रीन पर। ये हमारा सिंटैक्स बिल्कुल एक डिट्टो होना चाहिए, आपको ज़रा सा भी यहाँ पर चेंज नहीं करना है। ये मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, नहीं तो आपको एरर मिलेगा। बिल्कुल आप एक इतना, सिर्फ ज़्यादा नहीं, कुछ इतना ही रटना है, ज़रा सा इतना कोड आपको। यहाँ पर देखिए, रटने वाली चीज़ जो होती है ना, स्टेट क्लास ऐसे लिखना है, और प्रोग्राम ये जो क्लास का नाम है कुछ भी रख सकते हैं, और नेम स्पेस बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। हेलो, ये जो हेलो वर्ल्ड जो है, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आप अपने मर्जी से देना चाहें उसको। और ये यूजिंग है, यूजिंग ऐसे ही लिखेंगे, बिल्कुल ये बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए ना। ये तो एक पहली बात, ये स्ट्रॉन्ग टाइप लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी अगर आपने यूजिंग में यू कैपिटल कर दिया तब भी एरर फेंक देगा, चिल्लाने लगेगा कि भाई एरर आ गई, एरर आ गई, भाई सॉल्व करो, मुझे रिजॉल्व करो, मुझे छुटकारा आप दिलाओ इससे, एरर से। तो उसको अगर आपको नहीं पता है तो आप बिल्कुल उसके छुटकारा नहीं दिला पाएंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि बिल्कुल ऐसे ही तो ये जैसे क्लास है, तो क्लास ये हमें ऐसे ही लिखना है, स्टैटिक वॉइड मेन में ध्यान रखना है कि कैपिटल लेटर से मेन लिखा जाता है। जावा में ऐसा नहीं होता, जावा में स्मॉल से लिखा जाता है मेन को, और हम लोग सी भी पढ़ के आए हैं, स्मॉल में लिखा जाता है। यहाँ पर कैपिटल लेटर से मेन लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर स्मॉल कर दिया तुरंत एरर मार देगा आपको, यहाँ पर बताएगा कि एरर आ गया भाई। तो स्ट्रिंग क्या, अब जो जावा में है क्या कि स्ट्रिंग को कैपिटल एस से लिखा जाता है, लेकिन इसमें स्मॉल एस से लिखा जाता है। ये जावा और इसमें बेसिक डिफरेंस होता है। स्ट्रिंग को कैसे लिखते हैं, यहाँ पर स्मॉल एस बनाते हैं, और जावा में कैपिटल एस बनाते हैं, और यहाँ पर एरे बना देते हैं। और ए आर जी एस एक एरे का रेफरेंस वेरिएबल, ए आर जी एस के नाम से। ए आर जी एस की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, जो है आपका मन करे, दिल करे, जो भी, कुछ भी। अरे अपनी गर्लफ्रेंड का नाम ही डाल दो यार, कुछ नहीं मिलता है तो, ठीक है। अरे चलिए, ठीक है। कंसोल डॉट राइट लाइन, अब यहाँ पर क्या करना है कि राइट लाइन, इस मैसेज को प्रिंट करने के लिए ये आपको चीज़ को बिल्कुल कंसोल डॉट राइट लाइन
ये डिट्टो याद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके जब भी हम कोई चीज़ प्रिंट कराते हैं किस पर, स्क्रीन पर, कंसोल पर, तो हमें ये लाइन लिखनी ही पड़ती है। इसके बगैर हम आप कंसोल पर कुछ भी प्रिंट नहीं करा सकते हैं। ठीक है, ये कंसोल एक क्लास होता है, राइट लाइन हमारा मेथड है जिसके थ्रू हम ये प्रिंट कराते हैं। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा सिंटेक्स आगे देखते हैं कि कैसे सिंटेक्स को कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इन्होंने दे रखा है कि लाइन वन में क्या है, यूजिंग सिस्टम मीन्स दैट वी कैन यूज क्लासेस फ्रॉम द सिस्टम नेम स्पेस। मतलब ये कहते हैं कि जो यूजिंग सिस्टम है, जो हमने यूजिंग लिया था कीवर्ड, यूजिंग सिस्टम जो हमने लिया था, तो वो उसका मतलब क्या है, वी कैन यूज क्लासेस फ्रॉम द सिस्टम। मतलब कि जो हम यहाँ पर क्लासेस यूज कर सकते हैं, किसकी क्लासेस, नेम स्पेस में जो क्लासेस रखी हुई हैं उन क्लासेस को यूज कर सकते हैं, ऐसा होता है। तो लाइन नंबर 2 में एक ब्लैंक लाइन, ओके, ब्लैंक लाइन अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ब्लैंक लाइन होता क्या है एक्चुअली। जैसे कि ये है ये जो लाइन स्पेस छूटा हुआ है इसको बोलते हैं ब्लैंक लाइन, और ये जो सेमी कॉलन के आगे की जगह है इसको बोलते हैं ब्लैंक। ये ब्लैंक पूरी लाइन है, इसमें कुछ लिखा हुआ है, ये ब्लैंक स्पेस हो गया, ये पूरी ब्लैंक लाइन है। ओके, तो इसको अगर ब्लैंक लाइन कुछ अगर छोड़ देते हैं अपनी आईडीई में, एडिटर में, तो यहाँ पर क्या करता है एडिटर, एरर नहीं देगा। ए ब्लैंक लाइन सी शार्प इग्नोर्स वाइट स्पेस, मतलब इग्नोर कर देता है वाइट स्पेस, मतलब जो भी होता है वाइट स्पेस उसको इग्नोर कर देता है। हाउ एवर मल्टीपल लाइन्स मैक्स द कोड मोर रीडेबल, मतलब मल्टीपल लाइन्स मैक द कोड मोर रीडेबल, मतलब ज़्यादा मतलब पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है अगर हम इस तरीके का कोड लिखते हैं। अदरवाइज पता चला कि मैंने सेमी कॉलन लगाया फिर दूसरा स्टेटमेंट चालू कर दिया, दूसरा इंस्ट्रक्शन लिख दिया, ऐसे लिखते चले जाएंगे, एक ही लाइन में पूरा प्रोग्राम लिख जाएगा, जब पढ़ेंगे तो समझ ही नहीं आएगा कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो इस वजह से मुझे इस तरीके का आपने फॉलो करना पड़ता है, ये रीडेबिलिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, इस हमें मेथड को फॉलो ही करना पड़ता है। अगर नहीं तो रीडेबिलिटी बहुत पुअर हो जाएगी, लेकिन उसको कंपाइलर को कोई इशू नहीं होगा, वो रन कर देगा आपका प्रोग्राम, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि ये लिखा क्या है। ठीक है, उस चीज़ को समझने के लिए मुझे इस तरीके का फॉर्मेट यूज़ करना पड़ता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि लाइन 3 में क्या लिखा है, नेम स्पेस इज यूज टू ऑर्गेनाइज योर कोड। नेम स्पेस में हमारा ये जो कोड है वो आपका कोड ऑर्गेनाइज होता है, एंड इट इज़ अ कंटेनर फॉर क्लासेस एंड अदर नेम स्पेसेस। ये जो है ये कंटेनर होता है जिसमें क्या रखते हैं, क्लासेस रखते हैं, अपना कोड रखते हैं, वो सारा ये एक कंटेनर टाइप का होता है। इसमें हम जैसे कि आपको बताया था कि कंटेनर मैंने एक फ़ोल्डर के नाम से लिया था कि फ़ोल्डर के अंदर फाइल रखते हैं, ऐसे ही ये कंटेनर होता है, इसमें हमारी सारी क्लासेस रहती हैं और उन क्लासेस को हम यूज़ करके अपने कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं, जिसके थ्रू हमें अपने डिज़ायर्ड आउटपुट मिलते हैं। ध्यान रखिएगा। ऐसे द कर्ली ब्रेसेस, ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं, कर्ली ब्रेसेस का क्या काम है वो देख लेते हैं। मार्क्स बिगनिंग, लाइन नंबर 4 में जो कर्ली ब्रेसेस लगे हुए हैं, मैं एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ कि कर्ली ब्रेसेस लाइन नंबर 4 में कौन से हैं। 1 2 3 4, ये जो कर्ली ब्रेसेस लगा हुआ है, इस कर्ली ब्रेसेस में नेम स्पेस जैसे ही चालू होगा तो ये कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं। मार्क द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब ये जो है क्लास जो रखी गई हैं इनके इस क्लास नेम स्पेस में अंदर रखी जाएंगी। ये एक ब्लॉक टाइप का है जिस ब्लॉक में ये सारी चीज़ें रखी जाएंगी। तो ये ब्लॉक है, इसका बिगिनिंग ये कर्ली ब्रेसेस होता है, कर्ली ब्रेसेस बिगिन, और ये इंड, मतलब दो कर्ली ब्रेसेस होते हैं, बिगिन कर्ली ब्रेसेस, इंड कर्ली ब्रेसेस। तो हमको यहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छे से जाननी होती है।
कि इसका यूज़ कहाँ और कैसे करते हैं। अगर यहाँ पर एक अगर आपने बिगिन किया है तो आपको एंड करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ क्या करेगा, ये एरर देगा, एरर देगा, ध्यान रखिएगा। अगर बिगिन किया है तो मुझे इसको एंड ही करना पड़ेगा। इसके अंदर हमें क्लासेस रखनी होती हैं। क्लास नंबर लाइन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, क्लास इज़ ए कंटेनर। क्लास एक कंटेनर है, क्या है, कंटेनर है। जैसे कि हमारा ये छोटा कंटेनर हो गया क्लास, ठीक है, वो बड़ा कंटेनर है नेम स्पेस। तो कंटेनर क्लास इज अ कंटेनर फॉर डेटा एंड मेथड्स। मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि क्लास के अंदर क्या क्या होता है, डेटा और मेथड का कलेक्शन होता है। डेटा क्या होता है, यहाँ पर दो टाइप का डेटा हो सकता है, यूज़र टाइप डेटा, यूज़र डिफाइंड डेटा, और प्रिमिटिव डेटा। दो प्रकार का डेटा रख सकते हैं। और मेथड भी होते हैं। मेथड अब कुछ हमारे लाइब्रेरी में बने बनाए मिलते हैं और कुछ हमें बनाने पड़ते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि कोई भी मेथड है, जैसे मेन मेथड है, मेन मेथड को हम अपने क्लास के अंदर ही रखते हैं, क्लास के बाहर कभी भी उस मेथड को नहीं रखते हैं, अदरवाइज क्या देगा, एरर देगा। विच ब्रिंग्स फंक्शनैलिटी टू योर प्रोग्राम्स। मतलब आपके जब ये जो कलेक्शन होता है डेटा एंड मेथड्स का, वो क्या करता है, वो फंक्शनैलिटी आपके प्रोग्राम को प्रोवाइड कराता है। जब भी हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्या करेगा, एक हमें क्या देगा, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू मैं इस डेटा को भी एक्सेस कर सकता हूँ और इन मेथड्स को भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो ऑब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है जिसके थ्रू हम किसी प्रकार के ऑब्जेक्ट को हैंडल कर सकते हैं, किसी प्रकार के टाइप को हैंडल कर सकते हैं। एवरी लाइन ऑफ कोड दैट रन इन सी शार्प मस्ट बी इनसाइड ए क्लास। एवरी लाइन ऑफ कोड मतलब जितनी भी लाइनें हैं कोड की सी शार्प में मस्ट बी इनसाइड ए क्लास। मतलब क्लास जो भी हम अपना लॉजिक लिखेंगे, जो भी हमारा जैसे कि डेटा हो गया, मेथड्स हो गए, वो कहाँ होंगे, सब क्लास के अंदर होंगे। क्लास के बाहर आप कुछ भी नहीं रख सकते। इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोला जाता है कि क्लास के बाहर आप कुछ भी नहीं रख सकते। अगर कुछ भी आप रखते हैं तो क्या होगा, आप एरर आएगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के नाम से ये जानी जाती हैं लैंग्वेजेस। इन अवर एग्जाम्पल वी नेम्ड द क्लास प्रोग्राम। उनको क्लास प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लाइन नंबर 7 में क्या बोला लाइन नंबर 7 में बोला है कि another thing that always appear in C# program is the main method। मतलब यहाँ पर एक क्लास में एक मेथड होता ही होता है, मेन मेथड। मतलब अगर हम किसी प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं, वो प्रोग्राम तभी होगा, हमारा एप्लीकेशन तभी रन होगा जब उसमें मेन मेथड होगा। मेन मेथड अगर नहीं है तो वो एप्लीकेशन रन नहीं करेगा, नेवर, वो रन कर ही नहीं सकता। कि वो जब भी एप्लीकेशन में मेन मेथड मिलेगा तो सबसे पहले वो मेन मेथड को एक्सेस करेगा। मेन मेथड में जाएगा, पूछेगा भैया आप किसको एग्जीक्यूट करना है, मैंने आपको तो कर लिया। तो मेन मेथड के अंदर मैं ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता हूँ कि भाई आपको इस ऑब्जेक्ट को आप एग्जीक्यूट करना है। तो ऑब्जेक्ट मैं बना बना के सब मेन मेथड में रख लेता हूँ और मेन मेथड से कहता हूँ कि आप इन ऑब्जेक्ट को क्रिएट कीजिएगा। तो वो क्या करता है कि मेन मेथड बारी बारी से एक ऑब्जेक्ट को उठाता है, उसको क्रिएट करता है, और देन अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट उठाता है, उसको क्रिएट करता है, देन ऐसे करके आप सारी मेमोरी अलॉट करता है। तो सबसे सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जो हमारा इम्पोर्टेंट मेथड है वो है मेन मेथड। मेन मेथड किसके अंदर होगा, क्लास के अंदर, ध्यान रखिएगा, क्लास के अंदर होगा। एनी कोड इनसाइड इट्स कर्ली ब्रेसेस। एनी कोड मतलब कोई भी कोड है वो किसके अंदर होता है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होता है। जो भी हमारा कोड होगा वो कर्ली ब्रैकेट, जैसे कि मेन मेथड है, मेन मेथड में एक कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हम अपना लॉजिक लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे। वी विल एग्जीक्यूट, you don't have to understand the keyword before and after man, you will get to know them
बिट बाई बिट वाइल रीडिंग दिस ट्यूटोरियल। मीन्स ये है कि जब आप अभी कुछ समझ नहीं रहे हैं, कुछ जान नहीं रहे हैं, तो अगर परेशान बिल्कुल मत होइए, धीरे धीरे से आप इसको पढ़ते जाइए, आपको A to Z सब कुछ समझ में आने लगेगा। और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब पहली बात तो मैं हूँ, मैं आपको एक एक पॉइंट बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। आई एम श्योर अबाउट दैट you will not find any error, not find any problem। ओके, अब लाइन 9 पर आते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि कंसोल इज ए क्लास ऑफ सिस्टम। कंसोल इज ए क्लास, मतलब कंसोल है वो एक क्लास होती है, मतलब एक सिस्टम में जो है वो एक कंसोल नाम की एक क्लास है सिस्टम लाइब्रेरी में, और जो कि किस में रखी हुई है, नेम स्पेस। दिस हैज़ ए राइट लाइन, यहाँ पर एक राइट लाइन नाम का मेथड है जिसमें ये रखी हुई है। क्या रखी हुई है, कंसोल, कंसोल के अंदर क्या रखा हुआ है, राइट लाइन मेथड रखा हुआ है, जिसके थ्रू हम क्या कराते हैं, एक आउटपुट देते हैं उसके कंसोल पर, आईडी के कंसोल पर जहाँ पर यूज़र काम करता है। तो उसके लिए ये रखा जाता है, लिखा जाता है। तो मेथड इट इज़ यूज्ड टू आउटपुट प्रिंट टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट में आउटपुट प्रिंट करता है उसके कंसोल पर। इन अवर एग्जाम्पल वी विल आउटपुट हेलो वर्ल्ड। ओके, ये हेलो वर्ल्ड को बता रहे हैं कि अब मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया है। इफ़ यू ओमिट द यूजिंग सिस्टम लाइन यू वुड हैव टू राइट सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन। यदि आप यूजिंग सिस्टम नहीं लिखते हैं, शुरुआत में सबसे पहले यूजिंग सिस्टम लिखा जाता है, यदि आप नहीं लिखते हैं तो आप इस तरीके से लिख सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन। ओके, सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन ये लिख सकते हैं टू प्रिंट आउटपुट टेक्स्ट, अपना आउटपुट टेक्स्ट करने के लिए। नोट, नोट में क्या है कि सीस ऑफ स्टेटमेंट एंड्स विद ए सेमी कॉलन। सीस ऑफ स्टेटमेंट, जब भी कोई एक स्टेटमेंट हमारा पूरा होता है वो किसके थ्रू बंद होता है, सेमी कॉलन के थ्रू बंद होगा। ध्यान रखिएगा, सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा मुझे। सीस ऑफ इज केस सेंसिटिव, सीस ऑफ एक केस सेंसिटिव। अब केस सेंसिटिव से आप क्या मतलब समझते हैं, केस सेंसिटिव से के मतलब है कि ये कैपिटल सी और स्मॉल सी में डिफरेंस बताता है, कैपिटल ए और स्मॉल ए में डिफरेंस बताता है। ऐसा नहीं है, ऐसा जैसे कि एसक्यूएल लैंग्वेज है उसमें स्मॉल और कैपिटल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस सी शार्प में कैपिटल सी और स्मॉल सी का अलग मीनिंग होता है। कैपिटल सी का मतलब अलग होता है और स्मॉल सी का मतलब अलग होता है, दोनों का मतलब डिफरेंट होता है। तो इस ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। माई क्लास एंड माई क्लास यहाँ पर दिया गया है, माई क्लास एंड माई क्लास, यहाँ पर कैपिटल है और सी कैपिटल, एम कैपिटल है सी कैपिटल है, यहाँ पर दोनों स्मॉल में है। तो इस चीज़ को बिल्कुल डिफरेंट ट्रीट करेगा, बिल्कुल डिफरेंट ट्रीट करेगा। ओके, ठीक है। राइट लाइन और मोर राइट, मतलब और भी बहुत सारा, ये देखिए कुछ भी लिख सकते हैं। राइट लाइन आई हैव हेलो वर्ल्ड आई विल प्रिंट अ न्यू लाइन, हेलो वर्ल्ड आई विल प्रिंट अ सेम लाइन, लाइक दिस। ये सारा आउटपुट हमारा दिखेगा। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं इसमें, बहुत सबसे बड़ी बात है आप एक्सरसाइज कर सकते हैं इस ट्यूटोरियल में। जैसे कि यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे ब्लैंक दिया गया है, यहाँ पर लिखना है। अब हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, मुझे जब हमने पहले लर्न किया होगा, पढ़ा होगा, तो वहाँ पर मुझे मिला होगा कि भाई यहाँ पर क्या लिखते हैं, स्टैटिक वॉइड मेन मेथड की बात कर रहा है यहाँ पर, मेन मेथड की। तो मेन मेथड को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर मेन मेथड में कैपिटल एम होगा। यहाँ पर बहुत ही बारीकी से चेक किया जाता है, टाइप सेफ लैंग्वेज है। मेन MEIN मेन, तो ये पूरा हो गया। उसके बाद हमें क्या लिखना है, यहाँ पर ये प्रिंट करा रहे हैं हेलो वर्ल्ड, प्रिंट कैश किससे कराते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन से। तो कंसोल सी कैपिटल होगा, CONSOLE, कंसोल डॉट राइट लाइन। राइट लाइन मीन्स WRITELIN, राइट लाइन। ओके, अब हम मुझे इस आंसर को सबमिट करना है, सबमिट कीजिए। ये बता देगा आपको कि यदि आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा तो करेक्ट देगा, अदरवाइज ये इनकरेक्ट देगा। तो जो भी आपको करना है यहाँ पर आपको बताएगा। ये नेक्स्ट विंडो में खुला है, तो नेक्स्ट विंडो में आपको दोबारा से सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको बताएगा आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है।
जो भी है अभी आपको आंसर देगा। तो ये थोड़ा नेट इसका स्लो है, इस वजह से थोड़ा इशू दे रहा है। तो एक मिनट, यहाँ पर क्या इशू आ रहा अभी, नेट स्लो है। Yes, this is give me the answer. Insert the missing part of the code below to output hello world. Correct. अब मुझे कुछ नेक्स्ट अगर जानना, नेक्स्ट अगर कुछ देखना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर हमें दूसरा प्रोग्राम में जो भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं भरने हैं, तो हम यहाँ पर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसको भी। क्या है ये है, दिस इज ए सिंगल लाइन कमेंट, दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट। अब कमेंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि सिंगल लाइन कमेंट कैसे लिखी जाती है, मल्टी लाइन कमेंट कैसे लिखी जाती है। सिंगल लाइन डबल बैकवर्ड स्लैश से, किससे, बैकवर्ड स्लैश से, डबल बैकवर्ड स्लैश से, और ये यहाँ पर एक बैकवर्ड स्लैश और एस्टिस्क, एस्टिस्क। ओके, अब यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले एस्टिस्क लगाना होता है, फिर बैक स्लैश। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। यदि हमारा आंसर सही है तो ये करेक्ट देगा, अदरवाइज इनकरेक्ट देगा, नॉट करेक्ट। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है जो कि ओके ओके, यहाँ पर यस, दिस इज द प्रॉब्लम, गलत लिख दिया। चलिए कोई बात नहीं, यस दिस इज द करेक्ट। आप इतना ध्यान रखिएगा कि जो करेक्ट है, मतलब सिंगल लाइन में ये यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, फॉरवर्ड स्लैश। डबल लाइन के फॉरवर्ड स्लैश यूज़ कीजिए, और मल्टीपल लाइन के लिए फॉरवर्ड स्लैश, वहाँ पर डबल फॉरवर्ड स्लैश होगा। सिंगल लाइन के लिए, मल्टी लाइन के लिए सिंगल फॉरवर्ड स्लैश एंड एस्टिस्क लगाएंगे। और जब क्लोज करेंगे, मतलब बहुत दो चार लाइनों के बाद में जहाँ पर भी जितनी भी लाइनों को क्लोज करना है, जितनी भी लाइनों को कमेंट करना है, तो लास्ट में जाके वहाँ पर पहले एस्टिस्क लगाइए, फिर हमें फॉरवर्ड लगाना, फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, देन हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया है। तो हम सिंटैक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप कमेंट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। कमेंट्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है कि ये सिंगल है या मल्टीपल है, और सिंगल आपको बता ही दिया, मल्टीपल आपको बता ही दिया। तो अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वेरिएबल्स में, हम लोग वेरिएबल्स पढ़ेंगे। और वेरिएबल में तब तक आप लोग थोड़ा इसको रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करने के बाद में आप वेरिएबल्स पर फोकस कीजिए। तो हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। वेट क्या करना है कि आप, हमारा वीडियो डेली के डेली अपलोड होते हैं 2 दिन, तो आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिल जाएगा और आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। आप यकीन मानिए, आप बहुत अच्छे डेवलपर कहलाए जाएंगे। एक बार इसको फॉलो कर लीजिए बस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।